जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स क्लासेज में। मैं पीके सर आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। देखिए, आज का टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। मुद्रा की पूर्ति को जब किसी समय विशेष के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो यह कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? स्टॉक धारणा, प्रवाह धारणा, अनुभव, गम्य धारणा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए सही है, यानी स्टॉक धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपका स्टॉक धारणा कहलाती है। तो आपका देखिए, स्टॉक धारणा होता क्या है? तो स्टॉक धारणा को समझने के लिए सबसे पहले आपको यानी मुद्रा की मांग को समझना होगा, मुद्रा की पूर्ति को समझना होगा, मुद्रा की प्रवाह को समझना होगा। उसके बाद से आप क्या स्टॉक धारणा समझेंगे। इससे मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति होता क्या है। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति, यानी मुद्रा की पूर्ति होता क्या है? मुद्रा की पूर्ति, देखिए मुद्रा की पूर्ति होता क्या है। तो सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति के लिए यानी मुद्रा की पूर्ति से आशय किसी समय विशेष में यानी एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। जैसे मान लीजिए एक देश में यानी एक समय में कितना मुद्रा यानी चलन में है, उसमें आपका यानी करेंसी भी आ सकता है। इसमें आपको उसको नोट बोलते हैं, यानी करेंसी और प्लस क्या नोट यानी सिक्के, यह आपका यानी चलन में है, तो वही आपका क्या है यानी मुद्रा की पूर्ति है। ठीक है। उसके बाद से देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया था कि स्टॉक धारणा होता क्या है। तो मुद्रा की स्टॉक धारणा क्या होता है? तो यदि पूर्ति का अध्ययन किसी समय बिंदु में अध्ययन किया जाता है, यानी यदि मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन किसी समय बिंदु में यानी अवधि में किया जाता है, यानी समय बिंदु में किया जाता है, तो समय जो बिंदु होता है वही मुद्रा की स्टॉक की धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रा की स्टॉक की धारणा कहलाती है। तो देखिए, इसमें मुद्रा की पूर्ति के मापक होते हैं कुछ, यानी मुद्रा की पूर्ति के मापक। तो मुद्रा की पूर्ति के मापक में जैसे मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति को किस में मापते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति के मापक हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए M1 है। क्या है? M1 है। तो M1 में क्या होता है? तो M1 में जनता के पास करेंसी, क्या चीज़? तो जनता के पास करेंसी यानी सी, प्लस बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, प्लस रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा यानी ओडी। यह आपका तीनों मिलाकर क्या होता है? यानी M1 होता है। उसके बाद से M2। तो M2 क्या होता है? तो M2 को M1 को संकुचित बोलते हैं। फिर से M2 क्या होता है? तो M1 प्लस, इसमें क्या करते हैं यानी डाकघर की यानी जो भी डाकघर की बचत बैंकों में जमा होती है, इसमें यानी ऐड हो जाता है, तो ये आपका M2 कहलाता है। फिर से M3 होता है एक। तो M3 क्या होता है? तो अब M1 में क्या करते हैं यानी M1 में यानी बैंक की सावधि जमा, यानी बैंक की सावधि जमा को जोड़ते हैं तो आपका क्या निकलता है यानी M3 निकलता है। उसके बाद से एक मुद्रा की पूर्ति की मापक होता है M4। क्या होता है? M4 यानी कैपिटल M4, जिसे व्यापक धारणा कहते हैं। इसमें आपका यानी M3 प्लस यानी M3 प्लस डाक खाना यानी डाक खाना की कुल जमा, यानी डाक खाना की इन टोटल यानी फिक्स क्या होती है? डाक खाना की यानी कुल जमा इसमें शामिल होती है। किसमें? M4 में, यानी M4 इजकल टू M3 प्लस डाक खाना की कुल जमा। उसके बाद से देखिए, एक होता है आपका उच्च शक्ति मुद्रा। क्या होता है? एक आपका होता है उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा यानी हावर पाई मनी, सॉरी हाई पावर मनी। तो हाई पावर मनी होता क्या है? तो इसको व्यक्त करते हैं H इक्वल टू यानी C+R प्लस OD, C+R+OD यानी हाई पावर मनी, जिसको यानी सी मतलब यानी जनता के पास करेंसी, और आर मतलब बैंक के पास नकदी कोष यानी रिजर्व, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा का जोड़ यानी क्या कहलाता है? यानी अदर डिपॉजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? अदर डिपॉजिट। उसके बाद से देखिए, एक होता है मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार को समझिए। मुद्रा बाजार क्या होता है? तो मुद्रा बाजार क्या होता है? तो मुद्रा बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहां अल्पकालीन यानी 60 टर्म, यानी अल्पकालीन का मतलब यानी 60 टर्म यानी धनराशियों का, 60 टर्म धनराशियों का
प्रतिभूतियों का यानी क्रय विक्रय किया जाता है, यानी सेलिंग और परचेजिंग किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, मुद्रा बाजार। एक होता है आपका पूंजी बाजार। क्या होता है, पूंजी बाजार, जिसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो पूंजी बाजार किससे संबंधित होता है, तो दीर्घकाल से संबंधित होता है। किससे होता है, यानी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से संबंधित होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, यानी पूंजी बाजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार बोलते हैं। फिर से मान लीजिए एक होता है आपका व्यापारिक बिल बाजार। क्या होता है, व्यापारिक बिल बाजार, व्यापारिक बिल बाजार। तो व्यापारिक बिल बाजार होता क्या है, तो व्यापारिक बिल बाजार को हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल। यानी जिस बाजार में अल्पकालीन बिल या व्यापारिक पत्र खरीदे या बेचे जाते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्या, व्यापारिक बिल बोलते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल। क्या होता है, ट्रेजरी बिल, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, यानी ट्रेजरी बिल, यानी टीवी। क्या बोलते हैं, टीवी मार्केट। ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो ट्रेजरी बिल से आज से उस बाजार से है जहाँ ट्रेजरी बिलों को खरीदा और बेचा जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, तो ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो इस प्रकार हमको आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की पूर्ति क्या है, मुद्रा की स्टॉक की धारणा क्या है, पूंजी बाजार क्या है, मुद्रा बाजार क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपका सबसे पहले आपका इसमें क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में लिखा है भारत में M1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो अभी हम बताए हैं, तो भारत में M1 के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, तो लोगों के पास कुल करेंसी प्लस व्यापारिक व सहकारी बैंकों में कुल मांग एवं समय जमा राशि, यानी बी ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। उच्च शक्ति मुद्रा यानी एच में सम्मिलित किया जाता है। तो उच्च शक्ति मुद्रा यानी एच में क्या सम्मिलित किया जाता है, तो एच में सम्मिलित किया जाता है जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास नकदी कोष, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये सभी। यानी दोस्तों इसमें ये सभी यानी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, तीनों सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद से दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970-71 में मुद्रा की कुल पूर्ति M1 में करेंसी का योगदान लगभग 70% था, जो वर्ष 2011-12 में हो गया। तो कितना परसेंट हो गया, तो आपका ऑप्शन है 50%, 52%, 56%, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन क्या, 100 सही है, यानी 56%। फिर से भारत में M3 की कुल पूर्ति 2012-13 में लगभग है, तो लगभग कितना है, तो आपका ऑप्शन है 980,000 करोड़, 1124 करोड़, 81,400,000 करोड़। उसके बाद से आपका ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है। फिर से उसके बाद से दिया है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, टाइम नहीं है आपका, जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म करना है। निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बाजार है, पुरानी पूंजी बाजार है, नया निर्गमन बाजार है, वाणिज्यिक पत्र नहीं है। आपका दो ऑप्शन क्या है, सही है। फिर से पुराने निर्गमन पूंजी बाजार को कहा जाता है, पुराने निर्गमन पूंजी बाजार को क्या कहा जाता है, तो पुराने निर्गमन पूंजी बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, प्राथमिक बाजार कहते हैं, प्रतिभूति बाजार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट, यानी पहली योजना की अवधि में कीमत स्तर, यानी पहली योजना की अवधि में कीमत स्तर क्या हुआ, ऑप्शन है ए बढ़ा है, स्थिर है, गिरा है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन यानी सी सही होगा, यानी क्या है, गिरा है। उसके बाद से भारत में कीमत स्तर निम्न योजना के अंतर्गत में निरंतर बढ़ रहा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, यानी किस योजना में बढ़ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या, यानी पहली योजना से ही बढ़ रहा है। मांग प्रेरित स्फीति निम्न कारण से उत्पन्न नहीं होती है,
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, अधिक करारोपण, जनसंख्या में वृद्धि, निर्धारित कीमतों में वृद्धि। तो आपका अधिक करारोपण वाला ऑप्शन क्या है? सही है। भारत में कीमत वृद्धि को रोकने के प्रमुख उपाय हैं। तो भारत में कीमत वृद्धि रोकने के प्रमुख उपाय क्या हैं? तो आपका ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण, विकास कार्यों पर आवश्यकता से कम व्यय करके, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यानी असही है, उत्पादन में वृद्धि। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी से संबंधित। तो सबसे पहले देखिए आपको यानी गरीबी का अर्थ समझना होगा कि आखिर में गरीबी होता क्या है। तो देखिए गरीबी, तो गरीबी को हम बोलते हैं पावर्टी। क्या बोलते हैं? पावर्टी बोलते हैं। यानी गरीबी को क्या बोलते हैं? पावर्टी। यानी निर्धनता से तात्पर्य किसी जीवन यानी स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता से है। यानी एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, वही क्या गरीब कहलाता है। सामान्य जरूरतों में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान अपना यानी पूरा नहीं कर पाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। यानी निष्कर्ष शब्दों में हम कह सकते हैं कि गरीबी से आशय उस अवस्था से है जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो? असमर्थ हो। यानी अपनी आवश्यकता को, अपने पेट को नहीं पाल सकता है, अपने भरण को नहीं कर सकता है, वही क्या गरीबी कहलाता है। तो देखिए इसमें उसके बाद से जैसे मान लीजिए इसमें दो गरीबी होता है, एक है सापेक्ष गरीबी। क्या है? एक सापेक्ष है और एक आपका निरपेक्ष है। तो सापेक्ष गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी के संबंध में यानी विभिन्न वर्गों या देश के निर्वाह स्तर की तुलना करके गरीबों का पता लगाया जाता है। जिस देश या वर्ग में लोगों का निर्वाह स्तर नीचा होता है, वे उच्च निर्वाह स्तर वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। उसके बाद से दूसरा है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी से आशय ऐसे गरीबी से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में क्या है? असमर्थ है। वह परिवार अपने खर्चा को नहीं जुटा पाता है, वह निरपेक्ष गरीबी होता है। उसके बाद से देखिए आपका नेक्स्ट, सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। तो सापेक्ष गरीबी कहाँ पाई जाती है? तो पूंजीवादी देश में, समाजवादी देश में, सामंतवादी देश में, विकासवादी देश में। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन सही होगा। यानी पूंजीवादी यानी देश में क्या होती है? सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है तो समांतरवादी अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्था में। तो आपका ऑप्शन क्या? बी सही होगा। इससे वर्ष 2011-12 में 30 दिवसीय प्रत्याहन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत है तो कितना परसेंट है? तो आपका ऑप्शन क्या? 21.9% सही होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? तो लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। बस शादी करना है, ब्याह करना है, उसमें क्या करना है? टीम तैयार कर देना है, तो इससे क्या होगा? यानी गरीबी बढ़ेगी। इसे मान लिए एक हमारे दो, यानी हम दो हमारे दो का नारा है। तो आप दो परिवार यानी दो बच्चे पैदा कीजिए, सीमित रहेगा, तो आपका गरीबी क्या? उससे एक तरह से गरीबी यानी दूर होगी। भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रधान कारण है। प्रधान कारण क्या है? तो देखिए इसमें आपका प्रधान कारण है यानी व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, असमान वितरण, परिवार नियोजन सुविधा की कमी, मुद्रा का अभाव। तो इसमें देखिए सबसे पहला है शिक्षा का अभाव है। यानी शिक्षित जब रहेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी चढ़ेगी, बेरोजगारी रो रो कर कहेगी कि हम बेरोजगार हैं। इससे ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए योजना चलाई गई। तो कौन सी योजना चलाई गई? तो आपका ऑप्शन है ए योजना, से योजना, रे योजना, पीएमओ योजना। तो कौन सी योजना? तो ए योजना चलाई गई। शहरी गरीबी दूर करने का उपाय है। तो शहरी गरीबी दूर करने का उपाय क्या है? सीसरी ट्रिस्म रेलजीएफ। तो क्या है?
ये आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेरोजगारी। तो सबसे पहले आप देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानिए कि आखिर में वो होता क्या है। तो बेरोजगारी के बारे में आप जानेंगे कि बेरोजगारी होता क्या है। तो देखिए इसमें बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी देखिए, तो बेरोजगारी होता क्या है। तो बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है इसमें व्यक्ति यानी क्या करता है, वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हो जाता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। यानी जितना मजदूरी मिल रहा है उस पर तैयार हो रहा है, उस मजदूरी दर पर भी यानी कम दर पर भी क्या उसको काम नहीं मिलता है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी बेरोजगार कहलाता है। कि वह कितना हो पैसे पे क्या करे, काम करने के लिए तैयार हो लेकिन तब भी उसको काम नहीं मिले, तो वही बेरोजगारी कहलाता है। बेरोजगारी में कई बेरोजगारी होता है, इसमें मौसमी बेरोजगारी है, अल्प रोजगार है, इसमें चक्रीय बेरोजगारी है, कई बेरोजगारी है। इसमें देखिए सबसे पहले बेरोजगारी दर समझिए कि बेरोजगारी दर होता क्या है, यानी कैसे दर के द्वारा बेरोजगारी को मापा जाएगा। तो बेरोजगारी दर होता क्या है, तो वह दर जिसका अनुमान बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रम शक्ति से भाग देकर लगाया जाता है, वही बेरोजगारी दर होता है। यानी इसके लिए सूत्र है बेरोजगारों की संख्या, यानी बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या भागे क्या, श्रम शक्ति, क्या श्रम शक्ति। यह आपका बेरोजगारी दर का सूत्र है, बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति। अब देखिए इसमें सबसे पहले बेरोजगारी की यानी जैसे मान लीजिए बेरोजगारी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन यानी आता है, या मान लीजिए बेरोजगारी से संबंधित आपका सब्जेक्टिव आता है कि बेरोजगारी के यानी दूर करने के उपाय क्या हैं। तो बेरोजगारी के दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो बेरोजगारी के दूर करने के उपाय यही हैं कि आप क्या कीजिए, जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए, विनियोग में वृद्धि कीजिए, जनशक्ति का नियोजन कीजिए, रोजगार उन्मुख नियोजन कीजिए, प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण कीजिए, सामाजिक सुधार कीजिए और नए नए उद्यमियों को क्या कीजिए, विकास कीजिए। यही आपके यानी बेरोजगारी के दूर करने के उपाय हैं। फिर से कृषि में संस्थागत परिवर्तन कीजिए, ग्राम पंचायतों का दायित्व है कि वो क्या करें, वो भी जो भी यानी गरीब लोग हैं उस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद से भूमि सुधार कार्यक्रम भी चलवाइए, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए, लोगों को अधिक से अधिक कृषि लोन दीजिए ताकि वो क्या करें, यानी अपना छोटा मोटा क्या करें, रोजगार करके उससे लाभान्वित हो सकें। अब देखिए इसके बाद से हम सीधे आते हैं यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पर, जिसमें दिया है क्वेश्चन, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां श्रम शक्ति व रोजगार के अवसर में यानी समानता होती है, अंतर होती है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी अंतर होती है। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी अंतर होती है, बी ऑप्शन सही है। बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम पर लगा मालूम तो होता है किंतु उत्पादन में उसका अंशदान नहीं के बराबर होता है, वह बेरोजगारी कहलाती है। तो कौन सा बेरोजगारी कहलाती है, तो मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो देखिए अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। इसमें आपको सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी समझ लीजिए कि मौसमी बेरोजगारी होता क्या है, उसके बाद से अदृश्य बेरोजगारी क्या है। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी है जब वर्ष के कुछ महीनों या विशेष अवधि में प्रति वर्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद से आपका है अदृश्य बेरोजगारी, यानी वह बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती है नहीं परंतु यानी बेरोजगार घूमते रहते हैं, वो आपका अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी है। यानी छिपी हुई बेरोजगारी से हमारा आशय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम होता है किंतु उत्पादन में उसका अंशदान नहीं के बराबर होता है, अर्थात वह उत्पादन शून्य होता है। ऐसे बेरोजगारी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। उसके बाद से आपका औद्योगिक बेरोजगारी। तो औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, तो औद्योगिक बेरोजगारी से आशय ऐसे बेरोजगारी से है जिसमें यानी उद्योगों की अभाव पाया जाता है। जब उद्योग का अभाव पाया जाएगा
तो मनुष्य उसमें काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो उसे रोजगार नहीं मिलेगा। उसके बाद से देखिए अदृश्य बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता बड़े पैमाने में होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन यानी सी सही है। उसके बाद से नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, तो क्या देखने को मिलती है? तो औद्योगिक बेरोजगारी, श्रमिक वर्ग में बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त दोनों। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र की विशेषता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? उद्योग क्षेत्र की, व्यापार क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की, यातायात। तो देखिए सबसे बड़ा बेरोजगारी कहाँ है? तो कृषि क्षेत्र में है। भारत में कौन सी बेरोजगारी अधिक है? तो भारत में कौन सी बेरोजगारी अधिक है? तो खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। सबसे अधिक है अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाने वाला असंतुलन है। क्या होता है? असंतुलन। तो सबसे पहले आप असंतुलन के बारे में जानेंगे कि आखिर में क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, खंडीय असंतुलन क्या है। देखिए एक होता है क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलन। खंडीय असंतुलन। तो देखिए क्षेत्रीय या खंडीय असंतुलन होता क्या है? तो क्षेत्रीय या खंडीय असंतुलन से आशय ऐसे असंतुलन से है जब एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में असंतुलित विकास होता है, जिससे एक भाग दूसरे भाग से अधिक विकसित हो जाए, ऐसे क्षेत्र को क्षेत्रीय असंतुलन। जैसे मान लीजिए कहीं ज़्यादा विकास हो जाए और कहीं वैसे ही क्या रह जाता है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? असंतुलन विकास। कहीं जैसे मान लीजिए कहीं ज़्यादा यानी वहाँ के लोग शिक्षित हो जाते हैं, तो कहीं यानी पढ़े लिखे यानी लोग क्या कम होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है? क्षेत्रीय असंतुलन होता है। फिर से खंडीय असंतुलन क्या है? तो खंडीय असंतुलन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा आदि में क्या असंतुलन उत्पन्न होना, यानी बैलेंस न बनना है, क्या कहलाता है? खंडीय असंतुलन कहलाता है। अब उसके बाद से सीधे देखिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन पाएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में देखिए आपका दिया है, तो क्वेश्चन दिया है आपका, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है आपका विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाने वाला असंतुलन कहलाता है। तो मानव विकास में अंतर, प्रति व्यक्ति की आय में अंतर, आधारित संरचना के विकास में अंतर, ये सभी। तो आपका ऑप्शन क्या? यानी आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है। क्षेत्रीय व क्षेत्रात्मक असंतुलन का कारण है। तो क्या कारण हो सकता है? सरकार की नीतियाँ, जनसंख्या घनत्व में अंतर, प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण, ये सभी। इसमें भी ये सभी। क्षेत्रीय एवं क्षेत्रात्मक असंतुलन का प्रभाव होता है, सामाजिक एवं राजनीतिक पर होता है, बी आर्थिक पर होता है, उपरोक्त दोनों पर होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों पर होता है। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक यानी बिहार में है, हरियाणा में है, चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में यानी चंडीगढ़ में। भारत में किस राज्य का सबसे अधिक औद्योगिकरण हुआ है? तो गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उद्योग बनाए गए हैं, उद्योग स्थापित किए गए हैं, कल कारखाने हैं। इसीलिए सभी लोग क्या कहते हैं? मुंबई ही भागते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ क्या औद्योगिक संस्थान ज़्यादा हैं, रोजगार ज़्यादा मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय किए गए हैं। तो क्या उपाय किए गए हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, वित्तीय निगम द्वारा किए गए हैं, इन सभी के द्वारा किए गए हैं। तो सभी के द्वारा किए गए हैं, यानी सभी के द्वारा अपने अपने स्तर पर किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है, यानी इसमें देखिए लिखा है कर आयोग जिस पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है उसे हम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी जिस पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, कर परिहार कहते हैं, कर वंचना कहते हैं, आपका काला धन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका काला धन होता है, क्या होता है? काला धन।
यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन यानी स सही है। तो सबसे पहले देखिए काला धन को आप समझेंगे कि आखिर में काला धन होता क्या है। तो देखिए काला धन यानी जिसको बोलते हैं ब्लैक मनी, यानी मोदी जी ने कहा था कि हम ब्लैक मनी यानी पूरा देश से क्या, पूरा देश में जितना ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में क्या परिवर्तित कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए काला धन होता क्या है, तो काला धन यानी करयुग आय जिस पर कर का भुगतान नहीं करना पड़े, यानी जिस पर कर का भुगतान नहीं करना पड़े, यानी जिस आय पर कर नहीं देना पड़े वही काला धन कहलाता है। उसके बाद से देखिए होता है कर वंचना। क्या होता है, कर वंचना, यानी एक करदाता द्वारा अपनी आय तथा संपत्ति के एक भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से करारोपण हेतु प्रकट न करने को करवंचना कहते हैं। इसे काले धन का क्या जन्म होता है, पैदाइशी होती है काले धन का। यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह दाग लगा धन है, यानी ऐसा धन जो साफ नहीं है, इससे बुराई का धब्बा है। काला रंग ऐसा रंग है जो बुराई से संबंधित है। इस प्रकार काले धन से आशय ऐसे धन से लगाया जाता है जो कानून के प्रावधानों को उल्लंघन करके अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है। हमको आशा है आपको यानी क्लियर हो गया होगा काला धन क्या है। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बन सके, हम अच्छी से अच्छी और वीडियो बना सकें। अगला देखिए लिखा है डॉक्टर चिलैया के अनुसार भारत में कुल कितने काले धन की मात्रा है। तो डॉक्टर चिलैया के अनुसार यानी भारत में कुल कितने धन की मात्रा है, तो इसमें आपका ऑप्शन कितना 37 करोड़ वाला ऑप्शन क्या है, सही है। जब भी चिलैया आएगा 37 करोड़। धारा के विरुद्ध पुस्तक के लेखक हैं, तो धारा के विरुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर गुन्नार मिडल, प्रोफेसर बांचू, प्रोफेसर अरुण कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो धारा के विरुद्ध, तो विरुद्ध कौन होगा, जिससे गुर्राएगा, यानी गुर्राने से याद रखेंगे क्या, गुरनार मिडल। क्या, गुरनार मिडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो काली मुद्रा को दाग लगा धन कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में काला धन उत्पन्न होने के कारण करारोपण की ऊंची दर है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी गैर कानूनी स्रोतों से अर्जित आय शुरू से ही काला धन कहलाती है, ये आपका क्या है, ये आपका सही है। कर परिहार से अभिप्राय यानी अपनी आय का पूर्ण या आंशिक रूप से करारोपण हेतु प्रकट न करने से है, ये आपका क्या है, सही नहीं है। उसके बाद से भारत में VDIS शुरू की गई थी। तो VDIS कब शुरू की गई थी, तो 93 में, 95 में, 97 में, 98 में, यानी 97 में शुरू की गई थी। उसके बाद से देखिए आपका अगला चैप्टर है औद्योगिक रुग्णता। तो सबसे पहले आप समझेंगे यानी इंडस्ट्रियल, यानी सिकनेस यानी कमजोरी, रुग्णता होता क्या है, तो सिकनेस कमजोरी रुग्णता होता क्या है। तो औद्योगिक रुग्णता से आशय ऐसे रुग्णता से है जिसमें एक कंपनी यानी कई वर्षों से क्या लगातार घाटे की स्थिति में जा रही हो, यानी कम से कम 7 वर्षों से क्या रजिस्टर्ड हो, और जिसमें हमेशा क्या हो, घाटा की स्थिति उत्पन्न होता है, ऐसे हम कंपनी को, ऐसे उद्योग को औद्योगिक रुग्णता बोलते हैं। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है कि औद्योगिक रुग्णता यानी किन कारणों से होता है। औद्योगिक